नमस्कार आप सभी को। जैसे कि सेट के एग्जाम्स चल रहे हैं, इससे पहले ऑलरेडी मैं 10th और 11th क्लास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज क्लास 12th के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सेट जुलाई का ही हो रहा है। 15 नंबर का क्वेश्चन पेपर ही आ रहा है, जिसमें पहले 5 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर के हैं। 1 नंबर का 2 मार्क्स का है, 1 नंबर का एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और एक ही क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। तो टोटल 15 मार्क्स का आपका पेपर है जो आ रहा है। इसमें यूनिट 1 देखते हैं, आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस में सबसे पहले आरडीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिपीट कर रही हूँ, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका आविष्कारक कौन है? ईएफ कोड। ईएफ कोड के द्वारा इसका आविष्कार हुआ था। ठीक, आगे हमारे इसमें पहला प्रश्न बनता है डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा और इंफॉर्मेशन क्या होते हैं? तो डाटा जो है वो एक रॉ फैक्ट है। ये 1 नंबर में भी आ जाता है कि डाटा कैसा डाटा है, तो इसे रॉ फैक्ट बोलते हैं, मतलब कच्चा डाटा। ठीक, इसमें आपने जैसे स्टूडेंट का नाम कहीं लिख के रख लिया, फोन नंबर लिख के रख लिया, तो ये आपका डाटा है। वेराज जो इंफॉर्मेशन है वो इसी डाटा का एक ऑर्गेनाइज, एक व्यवस्थित रूप है डाटा का। इसमें जैसे कि आपका डाटा सारा जोड़कर हमने एक रिपोर्ट कार्ड बना ली, रिजल्ट बना लिया, कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन हमने फार्म भरा है, वो आपकी इंफॉर्मेशन है। जो डाटा शब्द है वो डेटम से लिया गया है, ये भी 1 नंबर के प्रश्न में कई बार आ जाता है। और इंफॉर्मेशन शब्द इंफॉर्मी से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका डीबीएमएस क्या होता है और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ये 3 नंबर से 5 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो डीबीएमएस क्या होता है? डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसमें डाटा को मैनेज किया जाता है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी? एडवांटेजेस में जो डीबीएमएस है उसमें रिडंडेंसी कम होती है। रिडंडेंसी का मतलब जो डाटा है वो रिपीट टेलीकास्ट पे नहीं होता। इसमें इम्प्रूव डाटा शेयरिंग होता है, डाटा इंटीग्रिटी होता है। एक डाटा एक ही जगह होगा, वही होगा, उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ राहुल के फादर का नाम ये है, कहीं और उसके फादर का नेम कुछ और लिखा हुआ है, तो ऐसा डीबीएमएस में नहीं होता। बेटर डाटा सिक्योरिटी, डीबीएमएस में जो डाटा है वो बहुत सिक्योर रहता है। डीबीएमएस में बहुत इजी है बैकअप और रिकवरी के लिए। आपको डाटा को पुनः प्राप्त करना है तो आप बहुत इजीली ले सकते हो। आखिरी है एफिशिएंट डाटा असेस। जो डाटा को आपको असेस करना है, इस्तेमाल करना है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। डिसएडवांटेज अगर हम डिस्कस करें तो हाई कॉस्ट है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की, टाइम कंज्यूमिंग है, जब इसका सेटअप करते हैं तो काफ़ी समय लेता है ये। कॉम्प्लेक्सिटी है इम्प्लीमेंटेशन एंड मैनेजमेंट, मतलब जब आप इसके सेटअप को तैयार करते हो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। इसमें जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। ऐसा कोई भी ऐरा गैरा उठकर इस पे काम नहीं कर सकता। एक स्पेशलाइज स्टाफ की ज़रूरत होती है। फिर इसे मैनेज करना भी उतना ही कॉस्टली होता है। साइज़ बहुत लार्ज होता है। ट्रेंड स्किल्स, आपका ट्रेंड स्टाफ चाहिए होता है, इसका 5th पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस। ये आपको, अगर आपने नोट्स अच्छे से देखे हों जो ऑलरेडी आपके सिलेबस पे वीडियोस बनी हुई हैं, तो बहुत इजीली टेबुलर फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया गया, आप वहाँ से इजीली देख सकते हो। बाकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपकी एक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट को ऐड कर दूंगी, जहाँ से आप अपने यूनिट 1 की तैयारी कर सकते हो। सारा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिख ही गए। इसके अलावा आप जो पिछले साल का सेट का पेपर है उसको भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसके लिंक को, तो आप वो भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि जो पेपर है वो ऑलमोस्ट 60 to 70% रिपीट ही होते हैं, तो आप वहाँ से उसको रेफर भी कर सकते हो। आगे आपका 4th क्वेश्चन, रिलेशनल डाटा मॉडल इज यूज्ड में यूज होने वाले की टर्म्स। जब आप रिलेशनल डाटा मॉडल की बात करते हो तो उसमें कौन कौन से की टर्म्स यूज होते हैं? तो सिर्फ मैंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है। एट्रीब्यूट्स होते हैं जिन्हें कॉलम भी बोलते हैं। हम टेबल, जैसे ये आपका टेबल है ना, ये जो सीधी लाइनें हैं ये आपके कॉलम्स होते हैं। ठीक है, जब आप ऐसे बना देते हो टेबल बन गया। अब ये वाली जो है लिटिल लाइन्स, ये रो कहलाती है। तो जब हम डीबीएमएस की बात करते हैं तो जो कॉलम्स होते हैं उनको एट्रीब्यूट से जाना जाता है। ये अब आपके जो हैं ये एट्रीब्यूट्स हैं। ऐसे ही जो रो है उसे टप्पल और रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। ये 1 नंबर में आ जाते हैं, या डेफिनेशन लिखनी आ जाएगी, तो आपको पता होगा तभी करोगे। रिपीट कर रही हूँ, जो कॉलम्स हैं उनको एट्रीब्यूट्स कहा जाता है, रो को टप्पल और रिकॉर्ड कहा जाता है। उसके अलावा डोमेन्स होते हैं। डोमेन्स बताते हैं कि किस तरह का डाटा आप ले रहे हो, ABCD ले रहे हो, 1 2 3 4 ले रहे हो। ठीक, नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री आपका बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स, कि कितने कॉलम्स हैं आपके, तो वो डिग्री में आता है। अगला है आपका कार्डिनैलिटी। ये डिग्री और कार्डिनैलिटी इंपॉर्टेंट है। कार्डिनैलिटी में आता है नंबर ऑफ रोज। ठीक, तो आप कैसे याद कर सकते हो? DC,
DC होते हैं। तो D से डिग्री, C से कॉलम, ऐसे ही CR होते हैं स्कूल्स में, तो C से कार्डिनैलिटी, R से रो। तो ये सबसे इजी वे है याद करने का। इसके अलावा एक एंटिटी होते हैं, इन सब को जो भी डाटा हम ले रहे हैं, कब कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डाटा ले रहे हैं, वो आपकी एंटिटी कहलाता है। तो एक एंटिटी क्या होता है? एक 2D टेबल होता है जिसका हम उपयोग करते हैं रिलेशनल डाटा मॉडल में काम को करने के लिए। नेक्स्ट है डीबीएमएस क्या होता है, ये हमने कर ही लिया। और डिफरेंट कीज के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल इसकी वीडियो बनी हुई है। नेम्स मैं यहाँ बता देती हूँ, और इसको डिटेल में जो आपको स्टडी करना है आप वीडियो से कर सकते हो। प्राइमरी की होती है जो यूनिक होती है, इसमें कोई नल वैल्यू नहीं होती, मतलब जीरो नहीं होती, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होती, ठीक, ये प्राइमरी की होती है। फॉरेन कीज होती हैं आपकी, कैंडिडेट कीज होती हैं। फॉरेन की जो होती है इसे हम रेफरेंस की भी बोल देते हैं, क्योंकि ये एक टेबल की जो पहले वाला टेबल होता है उससे लिंक करके दूसरा एक लिंक बनाता है ये, ठीक, और ये दूसरे टेबल की प्राइमरी की बन जाती है। ऐसे ही कैंडिडेट्स होते हैं, ऑल्टरनेट होती हैं, कॉम्पोजिट होते हैं। अगर आप पिछली बार वाले पेपर में देखें तो पिछली बार वाले पेपर में आया कॉम्पोजिट प्राइमरी की क्या होती है, ठीक। तो आप उस पेपर को जब आप देखोगे तो वो सॉल्व पेपर है, तो बहुत इजीली आप उसको समझ सकते हो। तो ये सारी कीज हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में कोई भी उठ के आ सकती है। भी ऐसे पूछ लेंगे कि ऑल्टरनेट कीज क्या होती है, या 5 नंबर में ही आ जाएगा कि कीज समझाइए। नेक्स्ट है आपका सेकंड सेशन आ जाता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है इसलिए लिख दी गई है। एसक्यूएल का पूरा नाम होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कमांड्स ही हैं। इन कमांड्स पे बहुत अच्छे से एग्जाम्पल्स के साथ वीडियो बनी हुई है। इसमें मेन क्रिएट आप अच्छे से कर लीजिए, सेलेक्ट आप और अच्छे से कर लीजिए, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ट्रंकेट और डिलीट अच्छे से कर लीजिए, ये 4 तो आप अच्छे से कर ही लिए सिंटेक्स के साथ। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए पहले कमांड्स कौन से होते हैं, इनके फुल फॉर्म्स आ सकते हैं। डीडीएल का पूरा नाम होता है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। आगे आते हैं आपका डीएमएल। डीएमएल का पूरा नाम होता है डाटा मैन्युपुलेशन लैंग्वेज। डीक्यूएल डाटा क्वेरी लैंग्वेज। टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक। तो इन सब की आगे कमांड्स हैं, ये आप याद कर लीजिए अभी हाल फिलहाल के लिए, सिंपल इनके नेम्स याद कर लीजिए। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है तो वो क्या करेगी, डाटा को क्रिएट करेगी। ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट, ये सब आपके जो डाटा है डिलीट करना है जो भी आपको, उसकी ही कमांड्स हैं। ड्रॉप में ड्रॉप हो जाएगा, अल्टर में आप उसको बदल सकते हो, ट्रंकेट में आपका टेबल जाएगा या रिकॉर्ड जाएंगे, ये आप अपना वीडियोस में देखिए। डीएमएल में इंसर्ट कर सकते हो आप, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। डीक्यूएल में सेलेक्ट होता है, सेलेक्ट के ऊपर अलग से एक वीडियो बनी हुई है। तो सेलेक्ट कमांड बहुत वास्ट है, बहुत बड़ी है, उसको वो किसी के साथ भी जुड़ सकती है। सेलेक्ट का मतलब यही होता है कि आपको कभी भी डाटा लेना हो आपके डीबीएम में से, तो आप सेलेक्ट का यूज करके किसी भी तरह का डाटा ले सकते हो, इसलिए इसे डाटा क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। टीसीएल में आपका कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट होता है, ये ट्रांजैक्शन से रिलेटेड चीजें हैं, जब आप पैसों की लेन देन करते हो ये सब उसमें यूज होता है। डीसीएल में आपके पास 2 ही हैं, या तो आप डाटा को ग्रांट दोगे, कंट्रोल कर रहे हो लैंग्वेज को, तो या तो आप परमिशन दोगे तो उसे ग्रांट बोलोगे, या रिवोक, या उससे परमिशन वापस लोगे तो वो रिवोक हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके एसक्यूएल फंक्शन। ये पिछली बार पेपर में आया हुआ है कि एसक्यूएल फंक्शंस में ऐसे आए हुए हैं, सिंगल रोज क्या होते हैं और मैथ्स फंक्शन क्या होते हैं। तो सिंगल रो और एग्रीगेट 2 तरह के फंक्शंस होते हैं। सिंगल रो का मतलब जो एक ही में काम हो जाए, एग्रीगेट और मल्टीपल रोज, इसको 2 नाम से हम जानते हैं, ठीक। तो सबसे पहले सिंगल रो फंक्शंस देख लेते हैं। इसमें मैथ, स्ट्रिंग और डेट 3 तरह के फंक्शंस होते हैं, मैथ, स्ट्रिंग, डेट। अब मैथ के अंदर क्या होता है, राउंड होता है, मॉड होता है और पावर होता है। राउंड का मतलब राउंड ऑफ करना, जैसे 96.6 दिया है तो जो भी 0.5 के बाद ऊपर होता है तो हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 97 बन गया। ऐसे ही मॉड में क्या होगा, शेषफल जो आपका रिमाइंडर है उसकी वैल्यू आती है। पावर में आपको पता ही है पावर लेना होता है। स्ट्रिंग के अंदर ये सारे होते हैं, एग्जाम में पिछली बार वाले एग्जाम में यू केस आया हुआ है। अब एक मिनट, इसको मैं जूम कर लेती हूँ, अच्छे से कर पाएंगे हम। यू केस का मतलब होता है अपर केस, मतलब आपने जो भी लिखा है उसको सबको बड़ी, स्ट्रिंग की बात हो रही है तो एबीसीडी की फॉर्म में बात होगी, करेक्टर्स की फॉर्म में बात होगी, ठीक। तो यू केस में जो भी आपने लिखा है वो सब अपर केस में, मतलब बड़ी एबीसीडी में हो जाएगा। ऐसे ही एल केस करोगे, लोअर केस, जो आपने लिखा है वो सब छोटी एबीसीडी में हो जाएगा। मिड के साथ आप वैल्यू देते हो, वो मिड से उतनी ही वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। लेंथ में पूरा जो भी स्ट्रिंग आपने लिखा है, सपोज मेरा नाम है उपासना, UPASANA, तो अब इसकी लेंथ क्या हुई, अब इसकी लेंथ क्या हुई, 7 हो गई, तो लेंथ में आ जाएगा 7।
लेफ्ट आ गया, लेफ्ट से आप डाटा बता सकते हो आपको कितना चाहिए, ऐसे ही राइट से आप डाटा बता सकते हो आपको कितना चाहिए। ठीक, तो ये स्ट्रिंग हो गई आपकी। नेक्स्ट है आपकी डेट्स। डेट्स के अंदर क्या होता है, डेट्स में आप डेट्स में आपके पास फंक्शंस आते हैं नो, नाउ मतलब आज का बता दे, या डेट बता दे, मंथ बता दे, ईयर बता दे, ऐसे डेट्स में बहुत सारे हैं। ठीक, अब हम मल्टीपल देख लेते हैं। मल्टीपल में हमारे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल में हमारे आते हैं मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू बताना, मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू बताना, एवरेज औसत बताना, जो भी वैल्यूज दी हैं उसका सम बताना, काउंट में जो भी वैल्यूज हैं, सपोज मैंने लिया 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, तो काउंट क्या हो गई, 4 वैल्यूज है ना, 10 20 30 40, तो काउंट आ जाएगा 4, सॉरी। ठीक, काउंट क्या आ जाएगा 4। तो ये आपके एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आपका इतना ही था ये सिलेबस, जुलाई तक का ही सिलेबस आ रहा है, 15 मार्क्स का पेपर होना है आपका। नेक्स्ट आ जाता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी। एम्प्लॉयबिलिटी में सबसे पहला प्रश्न बनता है संचार क्या है, कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक, तो कम्युनिकेशन क्या होता है, एक 2 वे प्रोसेस होती है जिसमें एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है। अब इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब जब आपको संचार करना है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आपको सेंडर चाहिए होता है, आपको मैसेज चाहिए होता है कि सेंडर के पास कोई मैसेज होगा तभी संचार होगा, फिर चैनल किस माध्यम के थ्रू आप करोगे, फिर आपका रिसीवर होता है, फीडबैक होता है। ठीक, अब फीडबैक, एक मिनट इसमें नहीं दिखेगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीडबैक क्या होता है। ये पिछली बार पेपर में आया हुआ है। फीडबैक क्या होता है, रिसीवर की तरफ से एक प्रतिक्रिया होती है। ठीक, देखिए रिसीवर की तरफ से एक प्रतिक्रिया आपकी फीडबैक कहलाती है। अब ये जो प्रतिक्रिया है ये 3 तरीके की हो सकती है, या तो ये पॉजिटिव फीडबैक हो सकती है, या नेगेटिव हो सकती है, या नो फीडबैक हो सकती है। पॉजिटिव में आप प्रतिक्रिया के रूप में उसे कुछ अच्छे कमेंट्स दोगे, नेगेटिव में आपको कुछ पसंद नहीं आया वो बताओगे। नो फीडबैक वही सेम ऑप्शन होता है जब हम व्हाट्सएप कॉल करते हैं या कुछ भी करते हैं हम उसको स्किप कर देते हैं, तो उसका मतलब हुआ आपने कोई फीडबैक दी ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग क्या होता है, जो आप अच्छे से सुनते हो। अब एक्टिव लिसनिंग की क्या क्या विशेषताएं होती है, मतलब क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए, रिसीविंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, जो भी आप सुन रहे हो वो समझ आनी चाहिए तभी एक्टिव लिसनिंग होगी। तो अंडरस्टैंडिंग को हम क्या कहेंगे, समझ। रिमेम्बरिंग, आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। ठीक है, इवैल्यूएटिंग, किसी चीज का मूल्यांकन करना, रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना, ये आपकी एक्टिव लिसनिंग होती है। ठीक, अब एक्टिव लिसनिंग को हम एक रिस्पेक्ट के नाम से जानते हैं। कई बार ये आ जाता है आपके फाइनल एग्जाम्स में और हाफ ईयरली में कि रिस्पेक्ट क्या है, पूरा इसको फुल फॉर्म बताइए। तो रिस्पेक्ट के लिए आपके पास ये शब्द हैं, आर से होता है रिमूव डिस्ट्रैक्शन, मतलब आप किसी भी तरह के जो बाधाएं हैं उनको आप हटाकर फिर आप उसको बोलोगे। फिर जब भी आप अच्छे से लिसनिंग करते हो तो आपका आई कांटेक्ट मैनेज होना चाहिए पब्लिक के साथ। शो, आप अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। पे अटेंशन, जो भी सुन रहा है एक्टिव लिसनिंग कर रहा है वो ध्यान से उस चीज को सुने। नेक्स्ट है एम्फेसाइज, इसमें भावनाओं को समझना होता है। कोई सामने वाला खांसी कर रहा है तो आपको समझना होगा कि उसको भेजना पड़ेगा कि आप जाइए पानी पी आइए, तो ये आपकी भावनाएं हैं। फिर क्लैरिफाई डाउट्स, जब एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं अच्छे से सुन रहे हैं तो डाउट्स भी आएंगे, है ना, दिक्कतें आएंगी, तो उसको स्पष्ट करना। ट्यून, चुप रहना, जब सामने वाला बोल रहा है तो चुपचाप उसको सुनना, ये आपके एक्टिव लिसनिंग का फॉर्मेट होता है। नेक्स्ट कैपिटलाइजेशन है। कैपिटलाइजेशन के लिए मिंट्स होता है, ये पहले भी आप बहुत बार पढ़ चुके हो, इसे मिंट्स बोलते हैं। मतलब किन किन शब्दों को आपको कैपिटल में लिखना है। तो जब भी आप किसी महीने का नाम लिखते हो तो आप कैपिटल में लिखते हो, आई लिखते हो तो आप कैपिटल में लिखते हो। नेक्स्ट है आपका आता है नेम्स। नेम्स, किसी का भी जब आप नाम लिखोगे या किसी जगह का नाम लिखोगे तो आपका वो कैपिटल में आएगा। नेक्स्ट है आपका टाइटल्स। टाइटल्स मतलब नाम के आगे कई बार डॉक्टर, मिस्टर, मिसेज ऐसे कुछ लगाते हैं तो वो भी कैपिटल में आते हैं। अगला है कोई भी जब वाक्य की शुरुआत होती है तो वो भी एक कैपिटल लेटर के साथ ही शुरू होता है। नेक्स्ट आपका आता है मोटिवेशन, ये आपका यूनिट 2 है सेल्फ मैनेजमेंट का। तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन वो होता है जब हम किसी कार्य को करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो जो प्रेरित कई बार हम खुद से भी हो जाते हैं और कई बार हमें सामने से भी कोई कर देता है। तो जब हम खुद से होते हैं उन्हें इंस्टिंक्ट बोलते हैं, आंतरिक रूप से। और जब हमें कोई करता है बाहर से, हमें बार बार प्रेरित करता है कि आप ये करो आपको अवार्ड मिलेगा, आप रेस जीत के आओ आपको ट्रॉफी मिलेगी, तो वो आपका एक्सट्रिंक्ट मोटिवेशन होता है, बाहरी रूप। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो यूनिट में से भी ले लिए और एम्प्लॉयबिलिटी में से भी ले लिए। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल रहे। इसके डिस्क्रिप्शन
में आपको आपके यूनिट 1 की प्लेलिस्ट और साथ में जो पुराने पिछले साल का जो आपका सेट का पेपर था जुलाई का, वो मिल जाएगा। और दोबारा से आपको बोल रही हूँ, जो पिछले साल का जुलाई का पेपर है, आप उसको अच्छे से करना, क्योंकि ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या उसके जैसे ही होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहे। धन्यवाद।